नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सोमवार शाम करीब 4:15 बजे दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। इस मीटिंग में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची के नाम पर चर्चा होगी। इस लिस्ट में हारी हुई 64 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली में करीब 5 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएल संतोष, अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो आज चुनाव समिति के कुछ सदस्यों के साथ बैठक हो सकती है। इस बैठक में हारी हुई सीटों के बाकी बचे नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। बीजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने 17 अगस्त को हारी हुई 39 सीटों के उम्मीदवार की पहली सूची जारी की थी। इनमें सभी हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे। हालांकि इसमें कई सीटों पर बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों का भारी विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इस बार 103 हारी हुई सीटों पर पूरा फोकस कर रखा है। हालांकि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 121 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2020 और 2021 में हुए उपचुनावों में 18 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। अब बीजेपी इन हारी हुई 103 सीटों को जीतने के लिए पहले से उम्मीदवार घोषित कर जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सीएम शिवराज और वी डी शर्मा के दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के इस महीने होने वाले मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। वहीं 18 सितंबर को पीएम ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के नवारण कार्यक्रम में भी आ सकते हैं। इसके बाद 25 सितंबर को पीएम भोपाल के जंबूरी मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी सूरज जी, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान रवाना हो चुके हैं, दिल्ली में बैठक है, बाकी बची हुई सीटों को लेकर जो है मंथन चलने वाला है, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की अपेक्षा के आगे निकल करके, कांग्रेस बहुत दिन से कह रही थी कि हम सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा करेंगे ताकि प्रत्याशियों को समय मिले, और भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर के कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ाया और लगभग चुनाव में पहली जीत अपनी तय कर ली। दूसरी लिस्ट को भी लेकर के कयास लगाया जा रहा है बहुत दिनों से कि दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जल्द आने वाली है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 52 नाम इस सूची में शामिल हैं। और इस सूची में वो 52 नाम बताए जा रहे हैं। जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि वो सीटें जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती आ रही है, उन सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल। उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षी सीटों का नाम दिया है। उन आकांक्षी सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषणा की बात कही जा रही थी, और 39 प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए गए मध्य प्रदेश में। दूसरी सूची जल्द आने वाली है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और उसी मंथन के लिए, जैसा कि सभी को जानकारी में है कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव सह प्रभारी जो हैं, इनकी मंशा से, और जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा भी कि मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में रखी हुई। जी बिल्कुल। और जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हो रहा है, चाहे वो टिकट को लेकर हो, चुनाव की रणनीति को लेकर के हो, सभी विषयों पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन सियासी गलियारों में तो यहाँ तक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शिवराज सिंह चौहान की पूछ परख है, पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी चुनाव की कमान जो है वो अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। तो जो भी निर्णय हो रहे हैं और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है या जो रणनीति है, उसके लिए वहां मंथन चल रहा है।
हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी हाल ही में देखा गया कि जो यात्राएं निकल रही हैं, उन यात्राओं में से बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही। जी जी। क्योंकि रोड शो हो रहे हैं, कई जगह लगाया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इन यात्राओं से दूरी बना ली हुई है। हाँ, तो इस तरह की भी जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को लेकर भी ये मंथन है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरे को लेकर पहले बात हो गई थी कि 17 अगस्त को जैसे पहले सूची जारी की गई कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, और एक बार और कहा गया था, अमित शाह ने ये भी कहा था कि कमल का निशान जो है वही पार्टी है, वही चेहरा है, जो पार्टी का चिन्ह है वही चेहरा है। दूसरी सूची में 60 नामों की बात चल रही थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 52 नाम जो हैं वो लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। और ऐसी सीटों के उसमें नाम शामिल हैं, ऐसी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से चुनाव हारती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात भी तय है कि दिल्ली से उम्मीदवार तय होना है। जी। तो क्योंकि एक बात और, इसके पहले केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, उन्होंने भी एक मीडिया के सामने एक बात रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं चाहेगी, क्योंकि 2018 में के जो परिणाम उनको दोहराना तो नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए सारी रणनीति पर विचार करने के बाद ही ये निर्णय लिए जा रहे हैं और इसलिए इतना ज्यादा मंथन किया जा रहा है। जी जी। सूरज जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा परिवारवाद और इन सब चीजों से दूर रहती है, लेकिन जो 39 उम्मीदवार पहली लिस्ट में निकाले गए हैं उसमें ज्यादातर कुछ 3 नाम है जो पिता पुत्र हैं। तो क्या कुछ ऐसी आने वाली जो अभी जो सूची आएगी उसमें ऐसा कुछ होगा कि इसमें भी ऐसी कुछ उम्मीदें हम जताएं कि इसमें भी पिता पुत्र शामिल रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जिताऊ प्रत्याशी का समीकरण उनके सामने है जी, कि जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए। अब वो किसी राजनेता का बेटा है, किसी राजनेता के परिवार से है, उनका रिश्तेदार है। जी। भारतीय जनता पार्टी जहां पहले वंशवाद से गुरेज किया करती थी, परहेज किया करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में वो चीज नहीं है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 3 नाम जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो 3 नाम नेताओं के बेटों के। और दूसरी, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अपनी गाइडलाइन बना के रखी है कि एक उम्र दराज नेताओं को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस 39 सूची में एक नाम उम्र दराज भी है जो 72 वर्ष के हैं। जी। तो मध्य प्रदेश में उम्र दराज नेताओं की भी उम्मीद जग चुकी है कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है। बिल्कुल। वंशवाद का परित्याग कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आना चाहती, सरकार में रहना चाहती। बिल्कुल। उसके लिए वो कतिपय किन्हीं भी स्तर के, चाहे तो उनको अपने नेताओं के बेटों को टिकट देना पड़े या उन्हें इस बात के लिए कि जो उम्र दराज नेता हो चुके हैं उन्हें ही टिकट देना पड़े। बात करें हम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की। प्रभात झा अपने बेटे दुष्मूल झा के लिए टिकट की कवायद में लगे हुए और समीकरण बता रहे हैं कि उनको टिकट दिया जा सकता है। जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया वो लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक चीज और देखी जा रही है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो भी अपने बेटे के लिए कि उनका राजनीति की फ्रंट लाइन में लाना वो भी चाह रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिकेय चौहान को नेताओं की पहली पंक्ति में लाना चाहते हैं, प्रदेश के भाजपा नेताओं की पहली पंक्ति में शुमार करना चाहते हैं। जी। ऐसी ये लिस्ट बहुत लंबी है। जी। तो नहीं कह सकते। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाह रही है। जी जी बिल्कुल। तो भाजपा की पहली सूची में SC व ST के 21 प्रत्याशी घोषित किए गए थे, जबकि मध्य प्रदेश में SC ST के लिए 82 सीटें आरक्षित हैं। 47 सीटें जो हैं वो ST के लिए हैं और 35 सीटें जो SC के लिए सुरक्षित हैं। जी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नाम दूसरी सूची में होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, जिनकी किसी ने अपेक्षा नहीं की होगी कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। जैसे हमने पहली सूची में देखा 2 नाम कि सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और शाम को सूची जारी हुई तो सूची में उनका नाम था। बिल्कुल। एक शासकीय सेवा में थे और एक आम आदमी पार्टी के थे। जी।
उन्होंने सुबह इस्तीफा दिया, त्याग पत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और 4 घंटे बाद जो सूची आती है उस सूची में उनका नाम शामिल हो जाता है। जी। सीधी बात है कि जो दूसरी सूची आने वाली है उसमें भी तकरीबन 7 और 8 नाम ऐसे होने वाले हैं जो अपेक्षाओं से बाहर होंगे, उम्मीदों से बाहर होंगे, जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना सकती है। दूसरी सूची में लगभग 8 नाम ऐसे होने वाले हैं जी। और जैसा कि हम ये भी कयास लगा रहे कि कुछ नए चेहरे, पार्टी कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाएगी जी, बिल्कुल। और वो नए चेहरे जो हैं वो पार्टी नेताओं के परिवार के हो सकते हैं, रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं जी, बिल्कुल। मैं बता दूं कि 39 जो सीटें की घोषणा की गई थी, 13 अनुसूचित जनजाति और 8 अनुसूचित जाति और 18 सामान्य सीटों पर घोषणा की गई थी। ये सभी वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी जी। दूसरी सूची में उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के कांग्रेस के विधायक हैं और 2018 में सुरक्षित जो सीटें थी उन सीटों पर भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने एसटी वर्ग की 47 में से केवल 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2013 में ये जो परिणाम है 47 में से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, पर 2018 के चुनाव में केवल 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। बिल्कुल। वहीं यदि एससी वर्ग की बात करें तो एससी की जो सीटें थी 28 सीटें थी और 2018 के चुनाव में इनमें से केवल 18 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी बचा पाई थी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कई स्तर पर सर्वे करवा रही है जी। सूची जारी करने से पहले बहुत विशेष मंथन करवा रही है जी। और इस मंथन के बाद में वह नाम जाहिर किए जाएंगे। आपको बता दें कि दूसरी सूची, जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगभग 52 नाम इस सूची में हैं और ये सूची बहुत पहले दिल्ली पहुंच चुकी है जी। भूपेंद्र यादव दिल्ली ले गए हैं, ये सूची मैं आपको बता दूं, और ये 24 अगस्त को दिल्ली लेकर के चले गए थे जी। 24 अगस्त को ये 52 नाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द जो है ये नामों की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक चीज और गौर करने लायक है कि जो 39 सीटें रही जी। जो 39 सीटों पर घोषणा की उन्होंने, उस 39 में से 16 सीटों पर विरोध हुआ प्रत्याशियों का। खुद वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जो प्रत्याशी घोषित किए गए हम इनको हराने के लिए काम करेंगे। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है कि पहले सूची जारी कर दी तो ये जो डैमेज हो रहा है इसे कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन यही चीज मैं बता दूं कि दूसरी सूची में भी देखने मिलेगी, जहां एक तरफ उम्मीदवारों का या दावेदारों का कांग्रेस में सिर फुटबॉल चल रही है जी। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी एक खींचतान कम नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में विरोध पहले इस स्तर पर नहीं होता था, पार्टी ने जैसे प्रत्याशी बना दिया उसे सर्वग्राह्य कर लिया जाता था, लेकिन इस बार जो दावेदार हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि इन्हें प्रत्याशी बनाया तो हम इनको हराने के लिए काम करेंगे। ये पार्टी की रीति नीति कभी नहीं रही है, लेकिन इस बार ये चीजें सामने आ रही हैं जी। जी। सूरज जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की 103 सीटों पे जो हारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उस पे भारतीय जनता पार्टी को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्या कुछ आपको लग रहा है कि कैसे उम्मीदवारों को ये लाएंगे, क्योंकि चुनौती तो है इनके लिए। हारी हुई सीट पे अगर किसी उम्मीदवार को रखेंगे तो जाहिर तौर पे ऐसे उम्मीदवार को रखेंगे जो बहुत ही लोकप्रिय हो, या फिर क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, संभावनाएं बहुत सारी हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो चुनौतियां हैं, एक तो जैसे मैंने जिक्र किया एंटी इनकम्बेंसी का, एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना, और अगर मोदी को इसलिए सामने रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इसलिए सामने रखा गया है कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटा जा सके, दूसरा जो पार्टी में अंतर विरोध है उससे निपटा जा सके जी। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन सीटों पर दूसरी सूची में नाम लगभग फाइनल है, दमोह से सिद्धार्थ मलैया, छिंदवाड़ा से बंटी साहू, शाहजहांपुर से अरुण भीमावत, बिजावर से राकेश शुक्ला, निवास से राम प्यारे कुलस्ते, लखनादौन से विजय कुमार उइके, कटंगी से पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, बड़नगर से मुकेश सिंह, और इसके अलावा डबरा से इमरती देवी, राघोगढ़ से हिरेन सिंह बंटी, राजनगर से अरविंद पटेरिया, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, नागदा से दिलीप सिंह शेखावत। ये नाम लगभग तय है कि ये जो सूची आएगी इसमें ये नाम होंगे। दूसरा, जो कुछ और सीटें हैं जहां पर 2 नामों पर कश्मकश चल रही है, जैसे जुन्नारदेव में आशीष ठाकुर और नथन शाह कवरेती,
जी। अमरवाड़ा में उत्तम ठाकुर और कामनी शाह है। परासिया में ताराचंद बाबरिया और ज्योति डहरिया। जबलपुर पश्चिम में अभिलाष पांडे और प्रभात साहू। जबलपुर उत्तर में धीरज पटेरिया और रोहित जैन। बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी से मंगल सिंह और गंगाबाई उइके। गंगाबाई उइके पूर्व विधायक की पत्नी है। जी जी। देवरी विधानसभा सीट से ब्रज बिहारी पटेरिया और मंगल सिंह लोधी। सतना से शंकरलाल तिवारी, रत्नाकर चतुर्वेदी। रेगांव से प्रतिमा बागरी, रानी बागरी। और सिंघावल सीट से रीति पाठक और विश्वामित्र पाठक। कोतमा सीट से लवकुश शुक्ला और उमा सोनी। तेंदुखेड़ा सीट से विश्वनाथ प्रताप सिंह और राव उदय प्रताप सिंह। गाडरवाड़ा सीट से गौतम पटेल के नाम पर चर्चा चल रही है और वहीं दूसरा जो नाम है वो साधना स्थापक का है। राजगढ़ सीट से अमर सिंह यादव और प्रताप सिंह मंडलोई की चर्चा चल रही है। खिलजीपुर से हजारीलाल डांगे और दिनेश पुरोहित की चर्चा है। आगर सीट से ओम मालवीय और मधु गहलोत पर चर्चा चल रही है। सैलाना से गुमान सिंह डामोर और नारायण सिंह मीणा, इन पर कयास लगाया जा रहा है। आलोट सीट से रमेश मालवीय और जितेंद्र गहलोत। सेंधवा सीट से विकास आर्य और डॉक्टर रहलत सैनानी। राजपुर सीट से अंतर सिंह पटेल और सुभाष पटेल। करेरा सीट से जसवंत जाटा और रमेश खटीक। श्योपुर सीट से दुर्गालाल विजय, महावीर सिसोदिया। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, श्योपुर सीट से जो असमंजस की स्थिति दुर्गालाल और विजय और महावीर सिंह सिसोदिया में, यहाँ एक नाम और चौंकाने वाला आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजराज सिंह को मैदान में उतार सकती है। वहीं मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना और रुस्तम सिंह। तिमिनी सीट से गिरिराज दंडोतिया और शिवमंगल सिंह तोमर। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा और अनूप मिश्रा। पान सैमल सीट से दीवान सिंह पटेल और श्याम बर्डे। इन नामों पर अभी ये पैनल पर चर्चा चल रही है। कुछ सीटें हैं जहां 3 नामों का पैनल है। ये सारे नाम लेकर के वो ज्यादा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली में इन नामों को लेकर मंथन चल रहा है। जी 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 सूरज जी, लेकिन इस बात से तो कहीं दूर नहीं हट सकते कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव चुनौतीपूर्ण तो रहेगा। हाँ, निश्चित बात है कि जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू है, तो सबसे बड़ा फैक्टर उनको चुनौतीपूर्ण इसलिए रहेगा कि भले ही वो सत्ता में है, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में है, लेकिन 2018 में जिस तरह से चुनाव परिणाम बदले, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 1% बढ़ा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थी। हालांकि कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। मध्य प्रदेश में 116 का स्पष्ट बहुमत है। यदि 116 सीटें हैं तो 114 सीटें थी कांग्रेस के पास में। उन्होंने एक सपा, बसपा और अन्य निर्दलीय लेकर के सरकार बना ली। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, हस्तांतरण हुआ, तो यही सपा, यही जो निर्दलीय लोग थे ये भाजपा में शामिल हो गए। वहीं पथरिया विधायक जो रामबाई हैं, जो बसपा से आती हैं, उन्होंने भी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही थी कि मैं अब कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। और तो इस तरह की चीजें हुई। हालांकि उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की, उसके बाद में मायावती ने, जो बसपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने उनको पार्टी से निष्कासन के लिए पत्र भी जारी कर दिया था। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती खड़ी करने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे 116 प्लस, हालांकि वो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम 150 प्लस लेकर आएंगे, लेकिन वो 150 प्लस कैसे? क्योंकि जिस तरह की आज, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं की बात कर रही है, यदि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सार्वभौम और सार्वग्राह्य होता, तो फिर यहाँ चेहरा बदलने की बात क्या थी? ये क्यों कहा जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये क्यों कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह ही भाजपा का चेहरा है, कमल ही भाजपा का चुनाव चिन्ह है और कमल ही भाजपा का चेहरा है? शिवराज सिंह चौहान के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जितनी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बातें तो स्पष्ट है स्नेहा कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भाजपा दांव नहीं लगाना चाहती। जी सूरज जी, जैसा कि एंटी इनकम्बेंसी हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के कई नेता ऐसे लगातार जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं, तो इस बात से तो बीजेपी को तो खतरा है। हाँ, देखिए, बीजेपी को खतरा इस बात से नहीं है। बीजेपी को खतरा, जो लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए स्पष्ट है कि भाई वो हमारे विरोधी दल के हो गए हैं। लेकिन जो बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं और बीजेपी ना छोड़ करके बीजेपी से नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, आज जैसा आपने कहा कि जो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग जब जो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि हाँ, वहां उपेक्षा का शिकार थे। भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूछ परख उतनी ज्यादा नहीं थी। वो उनका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां उनकी उपेक्षा हो रही थी, वहां उनकी पूछ परख नहीं थी, वहां उनका अपमान हो रहा था। तो एक तो ये चीजें हैं। दूसरी चीजें हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवारों की तलाश है।
कांग्रेस भी उम्मीदवार की तलाश में, हालांकि जैसा कि कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था हाँ। कि यदि जो आयातित नेता हैं या जो पैराशूट लैंडिंग वाले नेता हैं जी, उनको टिकट दिया जाएगा तो स्थानीय नेताओं से पूछ कर दिया जाएगा। हाँ। यदि ऐसा होता हाँ। तो भंवर सिंह शेखावत के लिए 19 कांग्रेस के नेताओं ने एक सूची बना करके कमलनाथ को सौंपी है कि यदि भंवर सिंह शेखावत को आपने बदनावर सीट से प्रत्याशी घोषित किया तो वही कांग्रेसी नेता जिन्होंने सूची दी है उन्होंने कहा है कि हम इनको हराने के लिए काम करेंगे। जी, ये उन्होंने सूची सौंपी है कमलनाथ को। तो स्पष्ट बात है कि हालांकि इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कमलनाथ ने बयान जारी किया है कि जो टिकट दी जाएगी वो टिकट पूछ कर दी जाएगी, स्थानीय नेताओं से चर्चा करके दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो नेता आ रहे हैं वो सबके सब इसी उम्मीद में आ रहे हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस उन सब पर दांव नहीं खेल सकती है, उन सबको प्रत्याशी नहीं बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी ये चीजें रहेंगी कि यदि जो भारतीय जनता पार्टी से आयातित नेता हैं यदि उनको टिकट दे देती है तो कांग्रेस के वो नेता, वो दावेदार जो पिछले 5 वर्षों से जनता के बीच जा रहे हैं, कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, अब जो वहाँ स्थानीय व्यक्ति था भाजपा का उसका विरोध कर रहे थे, आज वही कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से ये चीजें आएंगी कि आपस में दुराभाव होंगे। वो फिर कांग्रेस के नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगेंगे। जी, क्योंकि अपेक्षा तो सबकी है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसमें ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि खैर दोनों पार्टियों के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा ये चुनाव। और जैसा कि अभी मंथन चल रहा है और कुछ ही देर में या फिर हो सकता है कल ये सीटों पर जो है उम्मीदवार ये घोषित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे सूरज पाठक जी जिन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है ये चीज फेस करना, क्योंकि 103 सीटों पर जो है बीजेपी को भी चुनौती जो है वो फेस करना पड़ेगा। अब बीजेपी इन हारी हुई 103 सीटों को जीतने के लिए पहले से उम्मीदवार घोषित कर जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के इस महीने होने वाले मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और पीएम मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और वहीं 18 सितंबर को पीएम ओमकारेश्वर में आदि पुरुष आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद 25 सितंबर को पीएम मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।